नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तराखंड। चलिए शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक की है। कौशल विकास की समीक्षा बैठक में वो शामिल हुए हैं और इसी के साथ चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक भी उन्होंने की है। अब तक हुए कामकाज का पूरा फीडबैक उनकी ओर से लिया गया है। 3:30 बजे हरिद्वार जाएंगे सीएम धामी, ये बात भी सामने आई है। सम्मान कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचेंगे बतौर मुख्य अतिथि। भजन संध्या कार्यक्रम में भी वो हिस्सा लेंगे। तो चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम धामी शामिल हुए हैं। अब तक जो पूरा कामकाज हुआ है, क्या कुछ कार्य अब तक हुए हैं, उसको लेकर पूरा फीडबैक उनकी ओर से लिया गया है। तो काफी अहम ये समीक्षा बैठक रही है, क्योंकि कौशल विकास की समीक्षा बैठक में वो शामिल हुए हैं। इसी के साथ चिकित्सा शिक्षा विभाग की भी समीक्षा उनकी ओर से की गई है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अब तक जो कामकाज हुआ है, अब तक जो कार्य हुए हैं, उसकी समीक्षा करने के साथ साथ फीडबैक भी लिया है। यानी किस तरीके से वो जन प्रभावी हो रही हैं, तमाम जो कार्य किए जा रहे हैं विभागों की ओर से, वो कितने ज्यादा कल्याणकारी साबित हो रहे हैं, इस बात की समीक्षा उनकी ओर से की गई है। और पूरा फीडबैक भी उन्होंने यहाँ पर लिया है। इसी के साथ 3:30 बजे वो हरिद्वार जाएंगे, बताया जा रहा है। सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। भजन संध्या कार्यक्रम में भी वो हिस्सा लेने वाले हैं। तो ये पूरा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 3:30 बजे हरिद्वार हो जाएंगे और इसी के साथ भजन संध्या कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे सीएम धामी। लेकिन इससे पहले फिलहाल उन्होंने एक समीक्षा बैठक की है। इस समीक्षा बैठक में चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा उनकी ओर से की गई है। तमाम जरूरी दिशा निर्देश भी उनकी ओर से जारी किए गए हैं और अब तक जो कार्य किए गए हैं उसके मद्देनजर यहाँ पर फीडबैक भी उनकी ओर से लिया गया है। तो तमाम योजनाएं वो धरातल पर पूरे तरीके से कार्य करती हुई नजर आए, उसका फायदा जन जन तक पहुंचे और कोई भी दिक्कत आम जनमानस को ना होने पाए, इसको ध्यान में रखते हुए सीएम धामी ने यहां पर समीक्षा बैठक की है। कौशल विकास समीक्षा बैठक उनकी ओर से की गई है, जिसमें वो शामिल हुए हैं। और इसी के साथ जैसे कि हमने आपको बताया कि अब तक जो पूरा कामकाज हुआ है, उसका पूरा फीडबैक उनकी ओर से लिया गया, यानी कितना ज्यादा प्रभावी ये काम हो रहा है और आने वाले समय में इन कामों में क्या कुछ बदलाव किए जाने हैं और इसके जरिए और ज्यादा प्रभावी ये बन सके, ये प्रयास आज की समीक्षा बैठक में देखने को मिला है। इस बीच हमारे साथ आशीष डोभाल जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, कौशल विकास समीक्षा बैठक हुई है, क्या कुछ इसको लेकर जानकारी है, किस तरीके से फीडबैक पूरा लिया गया है? जी बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह 11 बजे से ही जो कौशल और विकास और श्रम विभाग की बैठक ले रहे हैं। इसके बाद जो है तमाम जो अन्य एक और बैठक जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आयुष और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की ले रहे हैं, जिसमें जो अभी तक जो कामकाज हुआ है उसका फीडबैक वो ले रहे हैं और अधिकारियों को तमाम जो कार्य हैं उनके निर्देश धामी ने दिए हैं और समय से सभी योजनाओं को पूर्ण करने की बात उन्होंने अधिकारियों से कही है। जी और इसी के साथ वो हरिद्वार भी जाएंगे, बताया जा रहा है 3:30 बजे। तो आगे क्या कुछ कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं? हाँ बिल्कुल, इसके बाद जो आगे का कार्यक्रम है वो 3:30 बजे करीब हरिद्वार जाने का मुख्यमंत्री धामी का कार्यक्रम है और उसके बाद वहाँ पर जो कार्यक्रम है उसके अनुसार जो कांवड़ यात्री हैं उनके चरण प्रक्षालन और सम्मान का कार्यक्रम उसमें हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री धामी। इसके बाद 4 बजे हरिद्वार में ही भजन संध्या कार्यक्रम है, उसमें हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उसके बाद शाम 6 बजे तक वापस सीएम आवास मुख्यमंत्री धामी आएंगे। जी इसी के साथ आशीष, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आज की जो पूरी समीक्षा बैठक हुई है उसमें क्या जरूरी दिशा निर्देश सीएम धामी की ओर से दिए गए हैं अधिकारियों को? बिल्कुल, आज जो बैठक हुई है उसमें कौशल विकास श्रम विभाग की बात करें या फिर जो आयुष और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की बात करें या चिकित्सा शिक्षा विभाग की बात करें, इसमें तमाम जो निर्देश हैं वो दिए गए हैं। जो योजनाएं चल रही हैं उनको समय पर पूरा करने की बात उन्होंने कही है। इसके अलावा जो कार्य अन्य जो इन विभागों के माध्यम से हो रहे हैं उनकी भी उन्होंने समीक्षा की है और किसी भी तरह की लापरवाही और लेट लतीफी न हो, इसको लेकर भी उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए। जी ठीक है आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ और तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक साझा की।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि अतिक्रमण को जड़ से उखाड़ना उनका अटल संकल्प है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इसके लिए सभी विभागों को एकजुट कर त्वरित और कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी ताकि प्रदेश में कानून व्यवस्था और विकास कार्यों में कोई बाधा न आए। तो अतिक्रमण को लेकर सीएम धामी यहां पर कड़ा रुख अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर सख्त संदेश उनकी ओर से जारी किए गए हैं। काम करेंगे, जो विभाग नहीं कर पाए उन विभागों को भी लगाया जाएगा, वो सारे विभाग आगे बढ़ेंगे। अतिक्रमण हमारा जो है संकल्प है, उसको हटाना। आगे बढ़ेंगे। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को पहाड़ियों के खिलाफ बयानबाजी करने के बाद कैबिनेट पद से हटा दिया गया था। वहीं अब सवाल ये उठ रहा है कि गैरसैंण में होने वाले सत्र में संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी आखिर कौन निभाएगा। इस पर जवाब देते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि सीएम में हर फैसला लेने के लिए सक्षम और स्वतंत्र है और अभी गैरसैंण सत्र को 1 महीना भी बाकी है। महेंद्र भट्ट ने कहा है कि जल्दी सीएम इसका फैसला भी ले लेंगे। कौन संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी संभालेगा, यह आने वाले समय में तय किया जाएगा, ये जानकारी साझा की गई है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी हर चीज के निर्णय लेने के स्वतंत्र है। सदन की कार्रवाई अभी 1 माह शेष है। बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी कौन से कार्य मंत्री होंगे उसकी विरोध में घोषणा करेंगे। हाँ, ये बड़ी बात है, इस बार का सत्र देशपाल राजधानी गैरसैंण में होने जा रहा है। इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री का हम स्वागत आभार। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केदारनाथ में मानसून को देखते हुए हेलीकॉप्टर सेवाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लागू है, लेकिन इसी बीच बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी द्वारा कुछ वीआईपी मेहमानों के साथ हेलीकॉप्टर से केदारनाथ पहुंचने पर विवाद खड़ा हो गया है। सवाल उठ रहे हैं, जब डीजीसीए ने हालिया हेली क्रैश को देखते हुए उड़ानों पर रोक लगाई है तो क्या ये नियम सिर्फ आम जनता के लिए लागू है। इस पर बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने सफाई देते हुए कहा है कि अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी पर धाम की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी है और वे जरूरी कार्यों के तहत ही वहां पर गए होंगे। उन्होंने द्विवेदी की निष्ठा पर सवाल उठाए जाने को अनुचित बताया है। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष वहाँ की संपूर्ण व्यवस्थाओं को, श्री बद्रीनाथ धाम की, श्री केदारनाथ धाम की व्यवस्थाओं को देखने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। और मैं समझता हूँ कि कोई आवश्यक, कोई महत्वपूर्ण कार्य श्री केदारनाथ धाम में रहा होगा, जिसके कारण उन्होंने जो है वहाँ यात्रा की है। अभी इस विषय में विस्तृत जानकारी मुझे नहीं है कि किन परिस्थितियों में अध्यक्ष जी ने हेलीकॉप्टर से वहाँ यात्रा की है, लेकिन मेरा ये विश्वास है कि कहीं पर भी कोई नियमों के उल्लंघन का कोई विषय उनके मन में नहीं है और किसी भी साधन के दुरुपयोग का विषय भी उनके मन में नहीं है, क्योंकि जो हमारे अध्यक्ष हैं श्री हेमंत द्विवेदी जी, वो पूरे समर्पण के साथ में, पूरी निष्ठा के साथ में, और उन्होंने भगवान बद्रीनाथ केदारनाथ जी की सेवा का जो व्रत ठाना है, मुझे लगता है कि उनके समर्पण और उनकी निष्ठा के सामने इस प्रकार का प्रश्न चिन्ह उठाना मुझे लगता है उचित नहीं। उत्तराखंड राज्य पूर्व सैनिक कल्याण सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कर्नल अजय कोठियाल ने एक अनुकरणीय और ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए अपने पद से मिलने वाली सभी सरकारी सुख सुविधाएं लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने सैनिक कल्याण निदेशालय को पत्र भेजकर आग्रह किया है कि इस मद में होने वाले लगभग 26.28 लाख वार्षिक खर्च पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं में लगाया जाए। कर्नल कोठियाल ने साफ किया है कि वे सेवा भाव से काम करने आए हैं, न कि सुविधाओं के लिए, और उनके इस निर्णय की चारों ओर सराहना भी हो रही है। देखो, अभी क्योंकि सैनिक से संबंधित है ये अपॉइंटमेंट और मेरे को उस अपॉइंटमेंट की वजह से पैसे मिल रहे थे, तो मैंने ये सुझाव रखा है कि जो गाड़ी के लिए 90,000, जो हमारी तनख्वाह के लिए कुछ पैसे हैं, जो 2 हेल्पर्स होंगे उनके लिए व्यवस्था है, उसके बाद जहाँ पे भी जाऊँगा ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस होते हैं, रहने के अलाउंस होते हैं, वो जितने बनते हैं वो सारे के सारे सैनिक कल्याण विभाग है। तो एक्स सर्विसमैन के लिए जो वेलफेयर स्कीम्स चलाई जाती हैं, ये पैसा ना उसमें इंक्लूड कर दिया जाए। आखिरी तो कहीं ना कहीं बजट में है ये पैसा, इसको यूटिलाइज करने के लिए इसको वहाँ से निकाल करके और एक्स सर्विसमैन के उसमें यूज़ करा जाए।
देहरादून में स्कूलों में गीता के श्लोक पढ़ाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, जहां SC/ST शिक्षक एसोसिएशन ने इस निर्णय का संविधान का हवाला देते हुए विरोध किया है। शिक्षकों ने स्कूलों में धार्मिक श्लोक पढ़ाने को लेकर आपत्ति जताई है और निदेशक को पत्र लिखकर इसे तत्काल रोकने की मांग भी सामने रख दी है। उनका कहना है कि सरकारी निधि से संचालित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा संविधान की भावना के अनुरूप नहीं है और उसका विरोध उनकी ओर से किया जा रहा है। एक आदेश जारी किया गया था जिसमें माध्यमिक विद्यालयों में प्रतिदिन भगवत गीता के श्लोक सुनाए जाने और उनकी व्याख्या किए जाने का आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के बाद SC/ST शिक्षक एसोसिएशन की ओर से इसका विरोध करते हुए इस आदेश को वापस लिए जाने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में निदेशक महोदय को ज्ञापन भी दिया गया है। हम विदित है कि भगवत गीता शुद्ध रूप से एक धार्मिक ग्रंथ है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28(1) में स्पष्ट रूप से लिखित किया गया है कि पूर्णतः या आंशिक रूप से सरकारी निधि से संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है। यह प्रावधान देश के धार्मिक और सभी धर्मों के प्रति समान भावनाओं को बनाए रखने के उद्देश्य से बनाया गया है। उक्त निर्देश संविधान के प्रावधान का उल्लंघन करता है और सरकारी स्कूलों में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के सिद्धांत को कमजोर करता है। तो हमारे साथ शिक्षक एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय कुमार टमटा जी भी जुड़ गए हैं। संजय जी, पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। इसके अलावा मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि जब ये फैसला धामी सरकार की ओर से आया था तब इसकी सराहना हर ओर की जा रही थी, इवन मदरसे जो है वो भी इस बात की सराहना कर रहे थे, लेकिन आपकी ओर से इसका विरोध किस स्वरूप में किया जा रहा है? जी, मदरसे की बात कर रहा हूँ मैं। आप कह रहे हैं कि मदरसे इनका स्वागत कर रहे हैं। मदरसों के लिए तो अपने अस्तित्व को बचाए रखना एक चुनौती है। मदरसों में पहले से ही धार्मिक शिक्षा दी जाती है, कुरान की शिक्षा दी जाती है, अन्य चीज़ों की शिक्षा दी जाती है, तो वो उसको इसको स्वीकार कर भी लेते हैं तो उन्हें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मदरसे से हमें कोई मतलब नहीं है। वो निजी शिक्षण संस्थान है, धार्मिक शिक्षण संस्थान है। हम केवल सरकारी शिक्षण संस्थानों की बात कर रहे हैं जो सार्वजनिक धन के से चलती है, संवैधानिक देश के संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार चलती हैं और जो सर्वधर्म संभाव की बात करती हैं। अब इसमें जो आदेश है, इस आदेश में केवल इस बात के लिए प्रेरित किया गया है कि श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक सुनाए जाएं प्रतिदिन और उनका जो है उस सप्ताह में एक बेस्ट जो श्लोक है उसका आदर्श श्लोक उसके व्यवहार में उतारा जाए, उसका फीडबैक भी यहाँ लिया जाए। तो हमारा मानना है कि ठीक है, व्यक्तिगत तौर पर हम भगवत गीता का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर जो है विद्यालय हमारे सार्वजनिक संस्थान है तो सभी धर्मों के अगर धर्म की शिक्षा आप अनिवार्य समझते हैं तो सर्वधर्म संभाव को मानते हुए सभी धर्मों की समान शिक्षा दी जानी चाहिए। दूसरी बात इसमें कही गई है कि इसको जो है भारतीय ज्ञान परंपरा और आधार प्रणाली का अध्ययन कराना। तो भारतीय ज्ञान परंपरा में क्या यही आता है? केवल गीता के उद्देश्य ही आते हैं? इसमें महावीर स्वामी के जो है धर्म से संबंधित उपदेश हैं, महात्मा बुद्ध से संबंधित उपदेश हैं, कबीर के हैं, रैदास के हैं, और ठीक है भगवत गीता भी है तो सभी को शामिल कीजिए, कुरान शरीफ भी कीजिए, बाइबल का भी कीजिए, सभी से बारी बारी से आने वाले समय में इसमें और भी चीजें जुड़ सकती है। अभी सिर्फ शुरुआत है और आप इंटेंशन सरकार का अगर देखें तो उसके पीछे मैम शुरुआती जो है सभी को विश्वास में लेके की जानी चाहिए ना। आत्मविश्वास बढ़ाने का इंटेंशन को लेकर जो है फैसला लिया गया। आने वाले समय में जो आप चीजें कह रहे हैं उनको इंक्लूड आप करवा सकते हैं, लेकिन सीधे तौर पर इसका विरोध करना कहाँ तक सही? ना, विरोध करना इसलिए सही है क्योंकि हम देख रहे हैं सरकार वास्तव में जो है उत्तराखंड में अगर आपको मालूम है तो उत्तराखंड में 10,000 से भी अधिक शिक्षकों के पद दिखते हैं। 90% माध्यमिक विद्यालय हमारे प्रधानाचार्य विहीन चल रहे हैं। शिक्षक लंबे समय से प्रमोशन के लिए जूझ रहे हैं। यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल इस वर्ष जो है 45,000 कम नॉमिनेशन हुए हैं हमारे। इसकी ओर ध्यान न देके इसकी बजाय कहीं पर कुछ नहीं हो रहा है। धर्म का ज्ञान तो हम पहले भी ले रहे थे, अपने घरों में ले रहे हैं, तो स्कूल के ऊपर ही इसको क्यों थोपा जाए? स्कूल का काम है शिक्षा देना। अगर हम किसी धर्म विशेष की शिक्षा देके बच्चों को दे देंगे, बच्चों के अंदर शिक्षा का काम केवल जो है एक अच्छे जो है समाज और राष्ट्र का निर्माण करना भी है, न केवल धार्मिक शिक्षा। तो हम एक धर्म विशेष की शिक्षा देते हुए कैसे बच्चों के अंदर सर्वधर्म संभाव की भावनाओं का विकास हो पाएगा? उनके मन में तो एक ही धर्म, अपने धर्म को गौरवान्वित समझेंगे और दूसरे धर्मों के प्रति घृणा उपेक्षा का भाव उनके अंदर आएगा। तो ऐसे में अच्छा बेहतर समाज निर्माण कैसे हो सकता है? धर्म विशेष की बात कैसे हुई? क्योंकि मैंने आपसे यही कहा अभी सिर्फ शुरुआत हुई है, आने वाले समय में आप मैडम ये आप कह रही है ना, जो ये आप आश्वासन दे रही है, लेकिन ये मेरे पास मैं लेटर की बात कर रहा हूँ जो 14 जुलाई 2025 का हमारे निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड की ओर से जो निदेशक उनका लेटर आया है उसमें कहीं पर कुछ नहीं कर रखी है। अभी ये शुरुआत है, बाद में ये किया जाएगा, बल्कि उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता और रामायण को विद्यालय शिक्षा में पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए, इसका प्रतिदिन वाचन किया जाए। बस 2 ही ग्रंथों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। जो आप कह रही है इसका कहीं उल्लेख नहीं है इसमें।
तो मैंने आपसे यही कहा कि आने वाले समय में अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आने वाले बदलाव इसमें हो सकते हैं, आप थोड़ा प्रेशर करेंगे तो और भी चीजें इसमें इंक्लूड होंगी, लेकिन फिलहाल जी आपकी ओर से विरोध किया जा रहा है, देखना होगा कि आखिर सरकार का इस पर फैसला ऐसा आश्वासन जो आश्वासन आप दे रही ना वो कोई जिम्मेदार व्यक्ति ही दे सकते हैं, जिम्मेदार और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ही दे सकते हैं। तो अगर यही है तो इसमें और वो भी शामिल कर लेते हैं, ये बात है हमारी। और संजय जी दबाव अगर आप इसका विरोध में डाल रहे हैं तो इंक्लूड करने के लिए अगर आप दबाव डालेंगे तो मुझे लगता है इसमें कुछ गलत नहीं है अगर आप बुद्ध धर्म को भी इंक्लूड करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर, जुड़े हमारे साथ और तमाम चर्चा में आपने हिस्सा लिया। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर सियासत गर्मा गई है। हाई कोर्ट की ओर से राज्य निर्वाचन आयोग को फटकार लगाने के बाद अब सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आ रहे हैं। दरअसल प्रत्याशियों के नाम 2 जगह वोटर लिस्ट में दर्ज होने के मामले में कोर्ट ने निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस विधायक फुरकान अहमद ने तीखी प्रतिक्रिया भी दी है। उन्होंने कोर्ट की टिप्पणी को बिल्कुल सही ठहराते हुए कहा है कि जब पंचायती राज एक्ट में स्पष्ट प्रावधान है कि 2 जगह नाम होने पर व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता तो नियमों की अनदेखी आखिर क्यों की जा रही है। वहीं उन्होंने दावा किया है कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ मैदान में है और हर सीट पर पार्टी भारी बहुमत से जीत भी दर्ज करेगी। इसमें जो हाई कोर्ट ने फटकार लगाई वो सही लगाई सरकार को, क्योंकि इंसान का वोट एक जगह होना चाहिए। बहुत से कैंडिडेट को 2-2 जगह वोट है। मान लो जब शहर के चुनाव होते हैं तो शहर में चुनाव लड़ते भी हैं और वोट भी डालते हैं। जब पंचायत के चुनाव होते हैं तो पंचायत में देहात में अपना वोट भी डालते हैं और इलेक्शन भी लड़ने की तैयारी करते हैं। तो इंसान का वोट एक जगह होना चाहिए। दोहरी वोटर लिस्ट पर सियासी जो है यहाँ पर लड़ाई होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की कार्यप्रणाली पर यहाँ पर कांग्रेस की ओर से माफ कीजिएगा सवाल यहाँ पर उठाए जा रहे हैं और ऐसे में अब देखना होगा किस तरीके से इसमें आगे जो है ये पूरा क्रियान्वयन होता हुआ नजर आता है। दोहरी वोटर लिस्ट पर सियासत इस समय गर्माती हुई नजर आ रही है और इस बीच आप पिरान कलियर विधायक फुरकान अहमद को भी सुन रहे थे और कांग्रेस ने यहां पर सवाल उठाए हैं। और इस बीच देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें नंदा शिखर को खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। पर्वतारोहण के लिए खोलने की तैयारी हो रही है और भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन ने प्रस्ताव इसको लेकर भेजा है। पर्यटन सचिव धीराज को ये प्रस्ताव भेजा गया है। पर्यटन विभाग इसको लेकर एक योजना तैयार कर रहा है और 1983 के बाद पहली बार चढ़ाई की संभावना अब देखने को मिल रही है। नंदा देवी शिखर पर चढ़ाई की संभावना है और साहसिक पर्यटन और पर्वतारोहण को बढ़ावा इसके जरिए मिलता हुआ नजर आएगा। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन ने इसको लेकर प्रस्ताव भेजा है। पर्यटन सचिव धीराज को यह प्रस्ताव भेजा गया है और ऐसे में देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर नंदा देवी शिखर को खोलने की तैयारी चल रही है। आगे बढ़ेंगे। कांवड़ मेला 2025 में सुरक्षा की एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली है, जब लावारिस बैग की सूचना पर बैरागी कैंप पार्किंग में एसएसबी डॉग स्क्वाड के साथ पहुंचा नन्हा लेकिन निडर प्रहरी जैविन ने पूरी सजगता के साथ बैग को सूंघकर उसकी जांच की, जिसमें कोई संदिग्ध वस्तु नहीं पाई गई। अपनी सतर्कता और कर्तव्य निष्ठा के लिए जैविन को कांवड़ मेला सम्मान से सम्मानित भी किया गया है। तो कांवड़ मेला में जैविन एक नन्हा प्रहरी बनता हुआ नजर आया है, जहां पर उसे सम्मानित भी किया गया है और लगातार पूरा प्रशासन जो है कांवड़ यात्रा को पूरी तरह से व्यवस्थित बनाने में जुटा हुआ है। इस बीच कांवड़ मेला 2025 में बेहद ही खास सुरक्षा रखी जा रही है और बेहद अनोखी तस्वीर यहां पर सामने आई है, जहां पर जैविन एक नन्हा प्रहरी बना है
और ऐसे में एक संदिग्ध बैग को सूंघकर उसकी जांच जैविन की ओर से की गई। हालांकि बैग में कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया है, लेकिन ऐसे में जैविन को सम्मानित भी किया गया है। कांवड़ मेला सम्मान से सम्मानित किया गया। देहरादून के पटेल नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत गोरखपुर में रास्ते के विवाद को लेकर हुई मारपीट में एक व्यक्ति की मौत के मामले में पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया है कि विवाद दो सगे भाइयों के बीच हुआ था, जिसमें मारपीट के दौरान बड़े भाई को गंभीर चोटें आईं और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार के थाना कनखल क्षेत्र में पुलिस ने एक संदिग्ध कार को पकड़ा, जिसकी नंबर प्लेट नहीं थी लेकिन सायरन लगा हुआ था। कार का चालक वाहन को लापरवाही से भी चला रहा था, जिस पर पुलिस ने उसे रोका और उससे पूछताछ की। संतोषजनक जवाब न मिलने पर पुलिस ने कार को सीज कर दिया और चालक को थाने से पैदल ही रवाना कर दिया गया। चालक मौके पर माफी मांगता हुआ भी नजर आया और इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जहां पर पुलिस ने उससे पूछताछ की, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कार को सीज कर दिया गया। ऐसे में चालक जो है माफी मांगता हुआ भी नजर आया। रुद्रप्रयाग जिले के स्यामार गांव में देर रात अज्ञात लोगों द्वारा की गई तोड़फोड़ की घटना से सनसनी फैल गई है। हमलावरों ने गांव में खड़ी 15 बाइक, स्कूटी और एक कार को नुकसान पहुंचाया। मामले में पीड़ितों ने स्थानीय पंचायती राजनीति को जिम्मेदार ठहराया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल इस समय बना हुआ है। तो वहीं उत्तराखंड में बड़े भूकंप की आशंका एक बार फिर से यहां पर गहराने लगी है। देश के प्रमुख भूवैज्ञानिकों ने अपने हालिया अध्ययन में चेतावनी दी है कि टेक्टोनिक प्लेटों के बीच लगातार हो रहे घर्षण से क्षेत्र में भारी मात्रा में ऊर्जा एकत्र हो रही है। ये संचित ऊर्जा भविष्य में एक बड़े भूकंप का कारण भी बन सकती है। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि राज्य और आसपास के इलाकों में समय समय पर महसूस किए जा रहे छोटे छोटे भूकंप के झटके एक बड़े भूकंप की संभावित आहट भी हो सकते हैं। छोटेवाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश ने कहा कि भूकंप की संभावना सबसे अधिक हिमालय क्षेत्र में होती है, लेकिन ये बताना बेहद कठिन है कि ये कब और कहां आएगा। भूवैज्ञानिकों ने राज्य सरकार और नागरिकों से अपील की है कि वे सुरक्षित रहें और किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार रहें। भवन निर्माण में भूकंप रोधी तकनीकों का पालन करने और आपदा प्रबंधन योजनाओं को सुदृढ़ करने की सिफारिश भी यहां पर लोगों से की जा रही है। देखो, उत्तराखंड हो या हिमालय का कोई भी पार्ट हो, खतरा तो अर्थक्वेक का है और रहता है, भूकंप का है, क्योंकि जिस भाग में उत्तराखंड है हिमालय में, वहाँ तो खतरा रहता ही रहता है। अभी हाल ही में मेरे लिए दिल्ली के नज़दीक झज्जर में 2 अर्थक्वेक आए हैं, तो इससे लेके कुछ चिंता बढ़ गई है। बट ये अर्थक्वेक आते रहते हैं और नॉर्मल वो है, इसकी प्रक्रिया है जो अर्थक्वेक आने की है, 3 और 4 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक। तो मंथली हम देखें तो 2-4 अर्थक्वेक तो आते हैं, इस तरह से जो नॉर्मल रहता है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। शहर की सड़कों पर जलभराव की स्थिति इस समय बनी हुई है, जिससे यातायात पर खासा असर पड़ा है। मौसम विभाग ने देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी और चंपावत जिले में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। विभाग ने अन्य जिलों में भी तेज बौछारों और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और बिना जरूरी काम के बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। राज्य के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बादलों ने डेरा जमा लिया है। मानसून की सक्रियता के चलते प्रदेश भर में तेज बारिश दर्ज की जा रही है। बारिश के कारण कई ग्रामीण मार्ग बाधित हो गए हैं और भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आने लगी हैं। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।